है हमारे YouTube चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था, क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर था इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी भारत के भौतिक पर्यावरण का चैप्टर नंबर 2 था, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, यानी संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसके हम पहले 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ वो देखिएगा, ताकि आपको सारा का सारा चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आए। आज हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की, जिसमें हम इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करेंगे, कोस्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे और आइलैंड के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तब आपको आपके हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। यह है हमारे चैनल का लोगो, स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता विद महेश अग्रवाल। तो चलिए आइए अब आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। हमने भारतीय भूआकृति को या इंडिया की जो फिजियोग्राफी है इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया था। उनमें से हम पहले 3 पार्ट की बात कर चुके हैं। चौथे नंबर पर है हमारा भारतीय मरुस्थल, यानी इंडियन डेजर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। यह है हमारा चौथे नंबर का टॉपिक। चलो वापस लिखते हैं। चौथे नंबर का टॉपिक है हमारा ये, जिसको कह रहे हैं हम भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये इंडियन डेजर्ट है, जिसमें बड़े बड़े रेत के टीले टिब्बे देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बरखान कहते हैं, और ये हवा के कारण की आकृति है वो तुरंत बदल जाती है। ये इंडियन डेजर्ट है जो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ का रण क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो भारत है, ये विशाल भारतीय मरुस्थल है। ये कहाँ पर है? अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनके उत्तर पूरब में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब नहीं है, पूरब नहीं है ये, सॉरी, पश्चिम है, यानी उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है भाई? ये पूरब की जगह आप पश्चिम पढ़ेंगे इसको। ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। इंडियन डेजर्ट है जो भारत का विशाल मरुस्थल है। ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उनके उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है, जिस पर बहुत सारे अनुदैर्ध्य रेतीले टीले हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बरखान कहते हैं, जो अर्धचंद्राकार प्रकार के भी देखने को हमें मिलते हैं। ये बरखान कहलाते हैं भाई, तो हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो वार्षिक बारिश होती है वो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, अर्थात वर्ष में जो पूरी साल में जो बारिश होती है वो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ का जो क्षेत्र है वो एक शुष्क क्षेत्र में बदल गया और वनस्पति रहित क्षेत्र है, अर्थात यहाँ किसी भी तरह की वेजिटेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है भाई? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैक्टस देखने को मिलते हैं, जिनमें से नागफनी यहाँ पर प्रमुख पाई जाने वाली कैक्टस है। देखो ये है हमारा इंडिया का मैप, जिसमें ये वाला जो पार्ट आपको दिखा रखा है येलो कलर में, ये इंडिया का डेजर्ट है। ये हमारा राजस्थान है। ये जो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये राजस्थान है। यहाँ पर है अरावली की पहाड़ियाँ। यहाँ अरावली की पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में हमें इंडियन डेजर्ट है ये देखने को मिलता है। देखो इसको इधर देखते हैं हम, तो ये अरावली रेंज है हमारी, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियों के कहाँ पर भाई? उत्तर पश्चिम में हमें क्या देखने को मिलता है? इंडियन डेजर्ट है ये देखने को मिलता है, जो कच्छ के रण तक जाता है। तो ये भारतीय मरुस्थल है, इंडियन डेजर्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं। भारतीय मरुस्थल की अगर हम बात करें तो जो भारतीय मरुस्थल है ये मीसोजोइक काल में, कब भाई? मीसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का एक हिस्सा हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि जो मीसोजोइक काल था हमारा, मीसोजोइक जो एरा था, उस समय पर ये क्या था भाई? ये एक समुद्र का हिस्सा था। अब ये समुद्र का हिस्सा था, इसकी पुष्टि किसके कारण हुई है कि यहाँ पर आकल है एक जगह, उसमें स्थित कुछ कास्ट के जीवाश्म पार्क में उपलब्ध कुछ प्रमाण मिले हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये मीसोजोइक काल में समुद्री क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। तो आकल एक जगह है, वहाँ पर स्थित कास्ट के जीवाश्म हमें देखने को मिलते हैं, और ये जैसलमेर के पास में एक ब्रह्मसर जगह है, वहाँ का आसपास का में समुद्री निक्षेप भी हमें देखने को मिलते हैं, जो इस बात को इंगित करते हैं कि यह मीसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था। क्या इंडियन डेजर्ट है ये समुद्र का हिस्सा था? किसके कारण के? आकल में स्थित एक कास्ट जीवाश्म पार्क है, वहाँ पर कुछ प्रमाण पत्र मिले हैं, और जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के जो समुद्री निक्षेप हैं उनसे ये पता लगता है कि ये मीसोजोइक काल में क्या था भाई? समुद्र का हिस्सा था।
हालांकि इस क्षेत्र की जो भूगर्भिक चट्टानों की जो संरचना है वो हमारे जो प्रायद्वीपीय भाग है उस पठार का विस्तार है यहाँ तक देखने को मिलता है। ये जगह बहुत ज़्यादा ड्राई, अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी जो धरातलीय आकृतियां होती हैं वो उसमें क्या पाया जाता है, भौतिक अपक्षय पाया जाता है, फिजिकल इरोजन होता है, जिसके कारण पवन की क्रिया के द्वारा यहाँ बहुत सारी आकृतियां निर्मित हो जाती है। तो भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया के द्वारा पर यहाँ पर धरातलीय आकृति निर्मित हो जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। ये वुड फॉसिल्स पार्क है यानी कास्ट ऑफ सेस पार्क है, जहाँ पर हमें कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ प्रमाण मिले हैं जो इस बात को इंगित करते हैं कि ये मेसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था। भारतीय मरुस्थल को हम ढाल के आधार पर, ढलान के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो है जो सिंध की ढाल वाला उत्तरी भाग है जो सिंधु नदी की तरफ है, यानी ये हमारा इंडियन डेजर्ट है ये, तो इसको दो भाग में बांट देते हैं। इसका जो ढलान है सिंधु नदी की तरफ है तो उसको क्या कहते हैं हम, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग हो जाता है। दूसरा है कच्छ के रण की तरफ ढला भाग, अर्थात जो कच्छ का रण है उसकी तरफ जो ढलान है उसको हम कहते हैं कच्छ के रण की तरफ ढलान वाला भाग। तो कितने भागों में बांटा हमने इसको, दो भागों में। ढलान के आधार पर हमने भारतीय मरुस्थल को दो भागों में बांटा है भाई लोगों। एक है सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग है, दूसरा है कच्छ की रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग है। तो एक भाग ऊपर दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ, एक भाग नीचे की तरफ उत्तर की तरफ। यह है हमारा कच्छ का रण जो आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है। अल्प वृष्टि और बहुत अधिक बाष्पीकरण यानी बहुत कम बारिश और बहुत कम बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। 150 ml से भी कम वार्षिक बारिश देखने को मिलती है और यहाँ पर बाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इस जगह पर हमेशा पानी का घाटा बना रहता है। इसमें कुछ नदियाँ निकलती हैं जो थोड़ी दूरी तय करने के बाद वो मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती हैं, अर्थात जो नदियाँ यहाँ पर निकलती हैं रेगिस्तान में वो बहुत ही थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद वो लुप्त हो जाती हैं। अतः यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है, अर्थात इसमें जो नदियों का जो प्रवाह है वो सिर्फ इसी एरिया में देखने को मिलता है, इसलिए अंतःस्थलीय प्रभाव है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो झीलों में या प्लाया में बदल जाती हैं, अर्थात जो नदियाँ हैं वो अपने पानी को ले जाती हैं और किसी एक जगह पर जाकर ये विलुप्त हो जाती हैं, वो पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर, उसको हम प्लाया या झील कहते हैं। इन प्लाया झीलों का जल है वो खारा होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। नमक क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण जो पानी है वो तो भाप बनकर उड़ जाता है, तो सॉल्ट बचते हैं, जिसके कारण उनमें क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। क्लियर भाई लोगों। अब हम बात करते हैं हमारा जो पांचवा टॉपिक है, क्योंकि हमने भारत की भू आकृति को 6 भागों में बांटा था, उनमें से जो पांचवी भू आकृति है जिसको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं, तटीय मैदान के कहते हैं, स्थिति और सक्रिय भू आकृति की क्रियाओं के आधार पर हम तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटते हैं भाई लोगों, दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं भाई, दो भागों में हमने इसको बांटा है, कोस्टल प्लेन को, तटीय मैदानों को। एक है हमारा वेस्टर्न घाट जिसको हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, दूसरा है पूर्वीय घाट जिसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा पूरा का पूरा, ये है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान, और ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरब की तरफ, ये है हमारा पूर्वीय तटीय मैदान, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट। अब इसके विभिन्न जो हिस्से हैं यानी समुद्र के जो किनारे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ये काठियावाड़ का कोस्ट है, ये कोकन का कोस्ट है, ये मालाबार का कोस्ट है, ये कोरोमंडल कोस्ट है, ये आंध्रा का कोस्ट है, और ये उत्कल कोस्ट है। आंध्रा के कोस्ट को हम क्या कहते हैं, सिरकार कोस्ट कहते हैं, सिरकार के तट कहते हैं, सिरकार तट के नाम से इसको जाना जाता है भाई लोगों। चलते हैं आगे। तटीय मैदानों में हम बात करें तो हमने जैसे कि बताया तटीय मैदानों को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है हमारा वेस्टर्न घाट जिसको पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, यानी पश्चिमी तटीय मैदान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। पहला जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, तो पश्चिमी तटीय मैदान ये जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है, अर्थात यहाँ पर जो तट हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, जलमग्न हैं। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदानों का एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है, ये सिर्फ एक संकीर्ण पट्टी की समान यहाँ पर संरचनाएं देखने को मिल रही है, ये ग्रीन कलर की, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, वेस्टर्न घाट कह रहे हैं। तो संकीर्ण पट्टी का मात्रा है जिस पर हम पतनों और यानी पोर्ट और बंदरगाहों के विकास के लिए एक प्राकृतिक परिस्थिति उपलब्ध करवाता है, ये प्रदान करता है। अर्थात वेस्टर्न घाट पर ये जलमग्न होने के कारण ये तटीय उदाहरण, यहाँ पर हम बंदरगाह और पतनों को आसानी से विकसित कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक स्थितियाँ हमें प्रदान करता है यहाँ पर पतनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह देखने को मिलते हैं जिसमें कांडला है, मझगांव है, जेएलएन, नवाहा शेवा, मरमागांव, मैंगलोर, कोचीन,
ये कुछ ऐसे बंदरगाह हैं जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट पर हमें प्राकृतिक परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं जो बंदरगाहों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं या निर्माण के लिए में सहायक होती है, जिसके कारण यहाँ पर हम प्राकृतिक बंदरगाह डेवलप या विकसित कर सकते हैं। उत्तर में गुजरात के तट से दक्षिण में केरल तक फैला, अर्थात ये है गुजरात का तट ये वाला यहाँ से, और ये जो तट फैला है पूरा कहाँ तक, केरल तक का जो तट फैला हुआ है, ये पश्चिमी तटीय मैदान को कई सारे भागों में यानी निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे गुजरात में है वो कच्छ का तट कहलाता है, कच्छ के रण वाला है। फिर बाकी का हिस्सा काठियावाड़ का तट कहलाता है। फिर महाराष्ट्र का हिस्सा है उसको कोंकण तट कहते हैं। गोवा का तट है, कर्नाटक का तट है, और केरल में ये क्रम से मालाबार तट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये है हमारा वेस्टर्न घाट की ये पहाड़ियां हैं ये, और यहाँ पर देखो हाँ, ये हैं हमारी पहाड़ियाँ, वेस्टर्न घाट हिल्स हैं, जिनको सह्याद्री अलग अलग या नीलगिरी की पहाड़ियाँ इन नामों से जाना जाता है। और ये ग्रीन कलर में जो हमें दिख रहा है ये है हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, तटीय मैदान है वेस्टर्न का, वेस्टर्न घाट है, जहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियाँ मिलती हैं किसके लिए, बंदरगाह एवं पत्तनों के विकास के लिए। अब इन जगहों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गुजरात में कच्छ का रण, काठियावाड़ का तट, महाराष्ट्र के को कोंकण तट, गोवा का भी कोंकण तट, कर्नाटक का तट है ये, केरल के तट को क्रम से मालाबार के तट के नाम से जाना जाता है, जो पहले वाले मैप में हमने दिखाई थी स्लाइड में। ये काठियावाड़ का तट है, ये काठियावाड़ का तट है हमारा ये वाला। यहाँ पर ये जो कोस्ट है ये कच्छ का रण कहलाता है, ये महाराष्ट्र और गोवा का तट है कोंकण तट कहलाता है, ये केरल का तट है मालाबार का तट कहलाता है, कर्नाटक का तट है यहाँ पर इसको भी अलग नाम दिया गया है, ये तमिलनाडु का तट है कोरोमंडल तट है, ये आंध्रा का तट है जिसको हम आंध्रा कोस्ट कहते हैं, इसको हम सिरकार कोस्ट कहते हैं, और ये हमारा उत्कल कोस्ट है उड़ीसा वाला। ठीक है भाई लोगों, चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कौन कौन सा तट है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये कच्छ का तट हो गया, यहाँ से यहाँ तक है ये जो यहाँ से यहाँ तक जिसमें हमारी खंबात की खाड़ी आ रही है, यहाँ तक वाला कोस्ट है ये मालाबार का कोस्ट हो गया, सॉरी काठियावाड़ का तट हो गया। फिर ये गोवा और महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो तट है ये हमारा कोंकण तट हो गया। ये केरल और कर्नाटक का तट है, इसको मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तक का जो तट है, आधा सा आंध्र प्रदेश इसमें आ जाता है, इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। आधा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो हिस्सा है इसको हम नॉर्दर्न सिराकस के नाम से जानते हैं, जबकि हमारा उड़ीसा का तट है ये उत्कल प्लेन के नाम से अलग अलग नाम दिए गए हैं। तटीय मैदानों में अब हम और आगे बात करें तो इन तटीय मैदानों में बहने वाली जो नदियां होती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। कौन से तट पर, जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, वेस्टर्न तट है जिसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट पर बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं भाई। मालाबार का जो तट है इस पर एक विशेष स्थल आकृति फिजियोग्राफी पाई जाती है जिसको हम कयाल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बैक वाटर्स कहा जाता है, जिसमें हम मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए उपयोग किया जाता है, जो पर्यटकों के लिए विशेष रूप से ये आकर्षण का केंद्र है। ये है हमारा इंडिया का ये वाला भाग है वेस्ट, ये है हमारा वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में ये वाला भाग है मालाबार का तट जिसको केरल का तट कहते हैं। केरल के तट पर यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं जिनको बैक वाटर्स कहा जाता है। ये कयाल दिखाया गया है इसमें, यहाँ पर ये कयाल दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये कयाल जो होते हैं ये इसमें क्या कहते हैं, इसमें बैक वाटर्स कहा जाता है। इन कयालों को एक विशेष स्थल आकृति होती है मालाबार के तट पर जो मछली पकड़ने के लिए और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग में की जाती है। और ये जो अंतःस्थलीय नौकायान की जाती है बैक वाटर्स में, ये पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर साल यहाँ पर एक प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी जिसको हम बलाम कली या नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, जो कि पुत्रामदा एक कयाल है जिसका नाम है पुत्रामदा। इस कयाल में इसका आयोजन किया जाता है। पुत्रामदा जो कयाल है उसमें इसका आयोजन किया जाता है नेहरू ट्रॉफी का, जिसको कि बलाम कली कहा जाता है। नौका दौड़ करवाई जाती है इसमें, जो कि पुत्रामदा कयाल है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है, क्योंकि ये मछलियों के पकड़ने के लिए और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये है नेहरू ट्रॉफी,
इसमें क्या होता है, बोट्स होती हैं, उन बोट्स को बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं और इस तरह से रेस करवाई जाती है। जो इस रेस का विनर होता है उसको नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है, जो कि केरल में हर साल ये आयोजित की जाती है। पुत्रामदा जो कयाल है उस पर ये नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। ये डायग्राम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदानों की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन की। तो पूर्वी तटीय मैदान, इनको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं, ईस्टर्न प्लेन कहा जाता है, इनके बारे में हम बात करें तो पश्चिमी जो तटीय मैदानों की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान है ये थोड़े से चौड़े हैं और ये उभरे हुए तट का उदाहरण है, जबकि वो पश्चिमी तट था वो जलमग्न तट का उदाहरण था। पूरब की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जब गिरती हैं तो उससे पहले बहुत बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। अर्थात यहाँ से जो नदी निकलती है, जैसे गोदावरी नदी निकली, कृष्णा नदी निकली, कांबेरी नदी निकलती है, ये महानदी निकलती है, ये क्या करती हैं फिर वही यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये किसका निर्माण करती हैं, डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। जबकि वेस्टर्न घाट पर बहने वाली नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती हैं। केवल पूर्वी तटीय मैदान यानी ईस्टर्न घाट पर बहने वाली जो नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती है। इसमें महानदी नदी है, ये वाली नदी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कांबेरी, तो ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कांबेरी है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये उभरा तट होने के कारण यहाँ पर पतन और पोताश्रय कम डेवलप किए जाते हैं। ये जो वाला क्षेत्र है, ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ये कैसा है, हल्का सा उभरा हुआ तट है। उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह या पतनों का निर्माण बहुत मुश्किल है, या पोताश्रय है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो तट है वो उभरा हुआ है। प्राकृतिक स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ पर हम प्राकृतिक बंदरगाह बना सकें, ये तट उभरा होने के कारण, तो यहाँ पर पोताश्रय कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर तक करता है। तो महाद्वीपीय शेल्फ जो हमने पढ़ा था, पहली वाली जो बुक पढ़ी थी महासागर एवं महाद्वीपों का विस्थापन, उसमें देखा था कि हमने कितने भागों में बांट रखा था समुद्र को, शेल्फ में, और आगे उसके जो तटीय मैदान है उसके बारे में बातें की थी। तो यहाँ पर जो शेल्फ होता है, जहाँ पर समुद्र की जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर तक है, जिसके कारण यहाँ पर पतनों का जो निर्माण है वो मुश्किल है, पतनों का जो विकास है वो मुश्किल है। क्योंकि मान लो ये हमारा लैंड एरिया है, ये अब यहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है, तो यहाँ से जो समुद्र स्टार्ट हो रहा है तो ये जो क्षेत्र होता है ये कम उछला हुआ क्षेत्र होता है जिसमें पानी रहता है, ये हमारा शेल्फ कहलाता है। जैसे ये ढलान पर हल्के से गहरे भाग में जाता है, फिर इसकी जो आकृति चेंज हो जाती है, तो यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये शेल्फ कहलाता है। समुद्र का ये वाला भाग है, यहाँ पर ये 500 किलोमीटर तक चौड़ा पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर पोताश्रयों का भी है। देखो यहाँ पर कुछ डेल्टा दिखाए गए हैं, ये हमारा दिखाया गया है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है भाई। कौन सा है, ईस्टर्न घाट है। यहाँ पर ये देखो कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा है। यहाँ पर ये पलार पेन्नाल है, यहाँ पर ये गोदावरी नदी आ रही है, ये भी क्या बना रही है, डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है। अब ये जो क्षेत्र दिखा रखा है ये, इसमें ये कृष्णा नदी का ऑब्जर्वेशन दिखाया गया है, यानी यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ देखो ये गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कर रही है, यहाँ ये कृष्णा नदी डेल्टा का निर्माण कर रही है, और यहाँ पर आकर ये कांबेरी नदी है वो भी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर जो नदियाँ गिरती हैं बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। क्लियर। अब हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भारत की फिजियोग्राफी से रिलेटेड, भारत की भू आकृति से रिलेटेड, वो है 6 नंबर का, वो है आइलैंड, जिसको कहते हैं हम द्वीपीय समूह। तो भारत में मुख्य रूप से 2 प्रमुख द्वीपीय समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में है तो दूसरा अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है इसमें कुल मिलाकर लगभग 1572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूरब से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित हैं। अर्थात ये जो आइलैंड है जो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है, ये 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यहाँ पर ची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह, एक ची द्वीप समूह है, दूसरा है लवरिंथ द्वीप। यहाँ के प्रमुख क्या हैं भाई, द्वीप समूहों में से एक हैं। बंगाल की खाड़ी में जो हमारा आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, ये है हमारा निकोबार है आइलैंड है ये वाला भाग,
और इधर हम जाते हैं तो ये निकोबार आता है हमारा। देखो वापस करते हैं, ये जो वाला भाग है यहाँ तक, इसको हम कहते हैं कौन सा आइलैंड है, ये अंडमान, और इससे नीचे है ये कौन सा है, निकोबार। अब इन दोनों आइलैंडों को एक चैनल है जिसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं, ये अंडमान निकोबार दोनों द्वीपों को अलग करता है, दोनों द्वीप समूहों को अलग करता है। कौन सा, अंडमान और निकोबार, यानी ये अंडमान हो गया, ये हमारा निकोबार हो गया। दोनों आइलैंडों को एक चैनल है जो अलग करता है, जिसको हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई लोग, ये कार निकोबार है, ये पोर्ट ब्लेयर है, ये डिग्लीपुर बे है, ये हमारा कैंपबेल बे है। विभिन्न पानी के हिस्से जिनको बे के नाम से जानते हैं तो वो हैं ये। देखो इंडिया में दो आइलैंड प्रमुख रूप से हैं, वेस्ट बंगाल की खाड़ी में है ये अंडमान निकोबार है, अरब सागर में है वो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। अब द्वीप समूहों में हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है उत्तर में अंडमान निकोबार है और दक्षिण में निकोबार है। तो ये जो वाला हिस्सा है उत्तर में ये अंडमान है हमारा, और ये नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा निकोबार है। इन दोनों द्वीपों को एक लाइन है, एक पानी की रेखा है या एक चैनल है जो अलग करता है, जिसको हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, जिसको हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान को 11 डिग्री चैनल है, ये अलग करता है। पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान को 11 डिग्री चैनल है, अलग करता है। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है, अर्थात वॉल्केनिक एक्टिविटी से समुद्र के अंदर पहाड़ों का निर्माण हो गया है। उनमें से जो पहाड़ हैं जिनको पानी से ऊपर उठ जाते हैं वो फिर आइलैंड में बदल गए हैं, तो जलमग्न पर्वत हैं ये। कुछ छोटे जो द्वीप समूह हैं उनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है, अर्थात यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। यहाँ पर अभी एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है, जो कि कहाँ पर है, निकोबार में, जो कि कहाँ पर है, दक्षिणी निकोबार है। दक्षिण आइलैंड देखने को मिलता है जहाँ पर भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है। ये द्वीप असंगठित कंकड़, पत्थर और गोलाश्मों से बने हुए हैं। क्लियर, आगे चलें। द्वीप समूहों में हम बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, इस द्वीप समूह की कुछ प्रमुख चोटियां यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले सैडल चोटी है जो उत्तरी अंडमान में है, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर, ये दिखा रखा है हमारा सैडल पीक है। अगला है माउंट डियोवली जो कि मध्य अंडमान में है, जिसकी ऊंचाई 515 मीटर है। फिर माउंट कोयोब है जो दक्षिणी अंडमान में है, जिसकी ऊंचाई 460 मीटर है। फिर माउंट थुल्लर है जिसकी ग्रेट निकोबार में देखने को मिलता है, 642 मीटर के इसमें शामिल है ऊंचाई इसकी। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रबल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यह स्थित द्वीपों पर संवहनी बारिश होती है, अर्थात दिन के समय बहुत तेज गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी होती है और शाम की टाइम बारिश हो जाती है। और यहाँ पर भूमध्य रेखीय वनस्पति उगती हैं, अर्थात यहाँ ये भूमध्य रेखा के ज़्यादा पास, इक्वेटर के पास होने के कारण यहाँ पर भूमध्य रेखीय वनस्पति हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो बारिश होती है वो संवहनी बारिश होती है, दिन में अच्छी गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी होती है बहुत, और सुबह और शाम के टाइम यहाँ पर बारिश हो जाती है, देखने को मिलती है, जिसको हम संवहनीय बारिश के नाम से जानते हैं। अब अगला हमारा जो द्वीप समूह है, आइलैंड है, वो है अरब सागर में स्थित द्वीप समूहों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय दो द्वीप समूह हैं जो प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं, अरब सागर में पाए जाते हैं। इनके हम विस्तार की बात करें तो 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये पाए जाते हैं, और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में ये बिखरे हुए हैं, ये आइलैंड हैं। ये कुल मिलाकर ये 36 आइलैंड हैं, जो कि केरल का तट है, मालाबार का तट, वहाँ से ये 280 से 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, अर्थात यहाँ से इनकी जो दूरी है वो कहीं 280 किलोमीटर तो कहीं 480 किलोमीटर दूर स्थित हैं। पूरा का पूरा जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप, ये किससे बना है, प्रबल निक्षेपों से बना हुआ है। यहाँ पर कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं, इनमें से 11 द्वीपों पर मानव का आवास है, बाकी के 25 द्वीप समूहों पर मानव का आवास नहीं है। क्लियर, आगे चलें। देखो ये दिखा रखा है हमें लक्षद्वीप आइलैंड, ये है हमारा मालाबार का तट, केरल है, कोचीन। यहाँ से इनकी जो दूरी है 280 से 400 किलोमीटर के बीच में ये दूरी है, ये पाई जाती है। ये विभिन्न द्वीप हैं, जैसे बित्रा है, चैटलट है, ये है हमारा कावरमती जो लक्षद्वीप की क्या है भाई,
कैपिटल है, ये एंड्रोट है, ये कल्पेनी है, सोहेली है, अगाती है। ये कुछ द्वीप हैं बहुत सारे, क्योंकि कुल मिलाकर यहाँ 36 द्वीप हैं और उनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ये अरब सागर में स्थित है। द्वीप समूहों की अगर बात करें तो मिनिकॉय है यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, मिनिकॉय है, जिसका कि कुल जो क्षेत्रफल है वो 453 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरा का पूरा जो द्वीप समूह है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बांट दिया है। देखो वहां पर भी अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल बांट रहा था, यहाँ पर भी 10 डिग्री चैनल है, पूरे द्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है। कनारोर द्वीप है। अब बात करें उत्तर में यह है हमारा अमीनी आइलैंड है। और अगर दक्षिण में बात करें तो कनानोरे द्वीप है। भाई कनानोरे द्वीप है जो क्या करता है, इनको 10 डिग्री जो चैनल है इन दोनों आइलैंड को, दोनों द्वीपों को अलग करता है। उत्तर में है अमीनी द्वीप और दक्षिण में है कनानोरे द्वीप है। इस द्वीप समूह पर तूफान से निर्मित पुलीन हैं, जिन पर बहुत सारी अबुद्ध गुटिकाएं, सिंगेल्स, गोलाश्मिकाएं तथा गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये है हमारा अमीनी आइलैंड और यहाँ पर हमारा नीचे आएगा कन्नानोरे आइलैंड। इन दोनों को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये बहुत सारे आइलैंड हैं यहाँ पर छोटे छोटे, जैसे ये मिनिकॉय है, ये कावरमती है, ये अगाती है, ये हमारा अमीनी है, ये हमारा कदमत है, ये एंड्रोथ है, ये चेरियम है, ये कल्पेनी है, ये सोहेली है। इस तरह से नीचे इसमें दिख नहीं रहा है वो कौन सा द्वीप है, हमारा कनानोरे द्वीप है। इसमें इनको की अमीनी और इनको दोनों को कौन अलग करता है, बाई 10 डिग्री चैनल है वो अलग करता है। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पर जो प्रबाल भित्ति पाई जाती हैं उनके बारे में, ये हमारा एक सैटेलाइट से लिया गया चित्र है। किसका, लक्षद्वीप आइलैंड का सैटेलाइट से लिया गया डायग्राम है, जिसको विस्तृत दिखाया गया। ये हमारा मिनिकॉय आइलैंड दिखाया गया है। यहाँ क्या दिखाया गया, मिनिकॉय आइलैंड दिखाया गया। यहाँ पर बहुत सारी कोरल रीफ हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। ये देखो, ये क्या है, कोरल रीफ्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। तो ये कोरल रीफ से बना हुआ पूरा का पूरा क्या है, एक आइलैंड है। ये जो डायग्राम है ये हमारी यूएस नेवी के द्वारा हमें प्रोवाइड कराया गया है, उसकी एक इमेज है जो कि सैटेलाइट के द्वारा ली गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की खूबसूरती की। देखो ये हमारा लक्षद्वीप है जो कि कोरल रीफ है। देखो किस तरह से समुद्र के बीचों बीच पाया जाने वाला, अरब सागर के बीचों बीच में ये आइलैंड है, जो कि कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है कोरल रीफ होने के कारण। ये देखिए नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की, देखिए ये नेचुरल ब्यूटी है ये। तो ये है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, जो 36 द्वीप हैं जिनमें से सिर्फ 11 द्वीपों पर ही क्या रहते हैं, मानव रहते हैं। बाकी के 25 द्वीप ऐसे हैं जहाँ मानव नहीं रहते, लेकिन इसकी खूबसूरती देखने लायक है। देखिए कितने अच्छे हैं कोरल रीफ से बने हुए आइलैंड हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। भारत के बारे में बात की, संरचना और भू आकृति की। तो आपने हमारे इन वीडियो को देखा, हमें सपोर्ट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकें हमारी वीडियो। क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर स्टडी एडवांस रफ्तार पर क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी की कंप्लीट संपूर्ण ज्योग्राफी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। आपने हमारे इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। एक बार थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगा चैप्टर नंबर 3 से ड्रेनेज सिस्टम का। धन्यवाद।